So, आपकी बॉटनी की क्लास है। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, केल्विन में बायो फैकल्टी, बॉटनी फैकल्टी स्पेशली, और हम आज बॉटनी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे आज से। So, Good morning, sir. good morning. So, कुछ स्टूडेंट्स पहले के ही हैं हमारे क्रैश कोर्स के। ऐसा मुझे कुछ नाम देख के लग रहा है। और फिलहाल तो न्यू बैच है आपका, नए तरीके से हमें स्टार्टिंग से बॉटनी पढ़ना है और 2020-21। ओके, सो बॉटनी में हम लिविंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन, जैसे सीरीज में चैप्टर्स हैं इन एनसीईआरटी, हम उसी सीरीज में इसको स्टार्ट करेंगे। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब हमें 11th में पढ़ना है। और 12th की एनसीईआरटी से जो चैप्टर्स आएंगे उनमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देन जेनेटिक्स, principle of inheritance and variation in molecular biology. After that, microbe in human welfare, strategies for enhancement of food production, and ecology के 4 chapters. So total 80 to 20 chapters out of 36 जो आप total NCERT में पढ़ते हैं वो हमारे syllabus Sir, आपकी voice clearly नहीं आ रही है. Sorry. So your voice is not audible. Voice not audible है. देखो क्या issue आ सकता है. ओके, अब आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा मुझे। Yes, sir. कोई इश्यू नहीं है। मैंने सिर्फ एक रिव्यू दिया कि हमें बॉटनी में क्या क्या कंटेंट कवर करना है। उसमें मेनली जो फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ड, ये सारे चैप्टर्स कवर करने। हम स्टार्ट लिविंग वर्ड से ही करेंगे। हालांकि चैप्टर छोटा है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। इवन नीट 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो आप पूरे एकेडमिक सेशन में आप इन चीजों को रिमाइंड करके रखिएगा। सबसे पहली चीज है रेलेवेंसी। आपको बॉटनी में, स्पेशली क्योंकि मैं आपको बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, आपको बॉटनी में सिर्फ उतना पढ़ना है जितना नीट के लिए रेलेवेंट है। नीट क्या आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उस पर लिखा होता है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस। तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी से जो कंटेंट डिलीवर होगा वो इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो नहीं होगी बट इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स गिवन इन एनसीईआरटी, तो वो क्वेश्चन भी आपके नीट का पार्ट है। जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में हैं ही नहीं वो हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी तो ये है कि अक्रॉस द इंडिया सिर्फ नीट ही होना है, इवन एम्स का एग्जाम भी नहीं होना, जिपमर का भी नहीं होना। तो अब हमारे लिए बाउंडेशन हो गई है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस की। आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़नी है और एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया है उसके बेस पे कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, उन चीजों को स्टडी करना है। आप पीछे आर्काइव के क्वेश्चंस को कभी स्टडी करेंगे तो ये आपको एक स्क्रीनिंग मिल जाएगी कि 50% तो लिटरल एनसीईआरटी ही होता है, 50% ऑफ द पेपर डिटो एनसीईआरटी है। जैसा एनसीईआरटी ने लिखा वैसा एनसीईआरटी ने पूछ लिया। जैसे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन आया था, मैंगीफेरा इंडिका LINN, या मैंगो का करेक्ट बॉटेनिकल नेम क्या है, तो जैसा एनसीईआरटी ने दिया था वैसा उसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आया था कि आयरन किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, तो सीधे सीधे फेरिक एनसीईआरटी ने प्रिंट किया हुआ है, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। तो कुछ क्वेश्चन यानी 50% तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर एनसीईआरटी से ही होते हैं, उनके लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है।
रेस्ट 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। उनके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को समझने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एनसीईआरटी में कोई चीज डायरेक्ट नहीं दी हुई है, या 2 या 3 चैप्टर्स को मिला के कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। हो सकता है एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, 2 जू के चैप्टर्स के हैं, 2 बॉटनी के चैप्टर्स के हैं। तो ये देखना होता है कि हमें जब सारा आता होगा देन ओनली हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमें सारे चैप्टर्स को मतलब माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके पढ़ना होगा कि अगर एक छोटा सा चेंज कर दिया जाए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में तो क्या क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द केस में बदल सकता है। तो इसलिए हमें उन 40% के लिए एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी होगी, उनके कंसेप्ट को समझना होगा, जो एक लॉजिकल अप्रोच होती है जिसे कहते हैं कि अपना दिमाग लगाइए। क्योंकि मैं आपको 10 क्वेश्चंस करा दूंगा, बट एनसीईआरटी से 11th क्वेश्चन जब आएगा तो वो मेरे 10 क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा। एवरी टाइम नीट का पेपर एनसीईआरटी से होता है और कोई क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता। इट मीन्स एनसीईआरटी में इतना कुछ है कि वो हर साल नया क्वेश्चन दे देते हैं और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रिपीट होने का पॉसिबिलिटी नहीं आती। तो हमें उन माइक्रो लेवल पे भी जाना होगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी के कंसेप्ट को लर्न करना है। रिमेनिंग 10% जो पोर्शन है, यूजुअली ऐसा कई बार होता है कि कुछ सर आप नहीं दिख रहे हैं। सर आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मैं आज नहीं दिखूंगा। एक्चुअली वो सेटअप जो दिखने वाला है जिसमें मेरी इमेज आएगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। उसमें कुछ इशू, टेक्निकल इशू आ रहा है, कुछ वो रीड नहीं कर रहा। अभी आज आपको मेरी वॉइस दिखाई देगी और ऑन पेपर जो मैं लिखूंगा वो दिखाई देगा, है ना, मेरा फेस नहीं दिखाई देगा। जी सर। मेरा फेस देख पाएंगे। तो ये जो रिमेनिंग 10% क्वेश्चन है इनके लिए ऑफ कोर्स हमें कुछ चीजें बाहर से देखनी होती हैं और वो जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही देखना है। तो पहली चीज हो गई हमारी रेलिवेंसी। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे नीट के लिए जरूरी है। नॉलेज वेस्ट नहीं जाती। आप बॉटनी में मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उससे फोकस रखना है, मतलब क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट कभी भी ग्रुप पे या किसी और तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं। द सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है क्लास या सेशन स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि आपको टेक्स्ट किसी और चीज से नहीं पढ़ना। मैंने आपको जितना पढ़ा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आएगा, 99.99% नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट यहीं से करना है। क्वेश्चंस आप जहां से करना चाहें वहां से करिए, मुझे कोई इशू नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर को लाके सॉल्व करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए, नहीं आएगा मैं कराऊंगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्वेश्चन रेलिवेंट होना चाहिए, और बाकी मुझे मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक करेंगे, हमारे डीपीपी करेंगे तो वो सबसे इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको उसी पॉइंट से फ्रेम करके दिए जाएंगे, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा उस तरीके से। तो बस इन 2 चीजों को ध्यान रखना है। बाकी आपकी पूरी बॉटनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो आपका सारा पेपर या सारा टेक्स्ट जो है वो जितने भी क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद लिविंग वर्ड। चैप्टर तो छोटा सा है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है और हमें सीरीज में ही पढ़ना है ना। मैं स्ट्रांगली इस चीज से बिलीव करता हूँ कि अगर लिविंग वर्ड को पहले रखा गया एनसीईआरटी के एडिटोरियल बोर्ड ने तो कुछ सोच के ही रखा गया होगा। तो इट मीन्स कि लिविंग वर्ड में जो नॉलेज है वो आपको स्टार्टिंग में देना जरूरी है, आफ्टर दैट वो चीजें आएंगी। आज तो पहली क्लास है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेस जब होंगी तब उसके हिसाब से आपको पीछे का सारा याद भी होना चाहिए। काम अपना डेली खत्म करेंगे तो बर्डन नहीं रहेगा। जितना पढ़ाया गया है आपके पास इनफ टाइम है, आप आराम से उसकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास तक उसको रिवाइज करके माइंड में रखिए, है ना। पेपर पे कम, माइंड में ज्यादा। यूजुअली होता ही है कि हम हर चीज पेपर पे लिखना चाहते हैं, माइंड में नहीं लिखना चाहते। तो आप कोशिश करिए कि पेपर पे कम हो, माइंड में ज्यादा। बिकॉज आप रिवीजन के टाइम पे जब पेपर्स लेके बैठेंगे तो पता चला कि इतनी मोटी कॉपी हो गई है कि अब उसे रिवाइज करने में ही लग रहा है कि कैसे रिवाइज होगा इतना सारा। तो इसलिए माइंड में ज्यादा रखना है, पेपर पे कम रखना है। वी विल स्टार्ट विद द लिविंग वर्ड। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th। अब तो पास आउट ही हो बेसिकली, आपके लिए तो 11 12 एक ही बात है। हालांकि 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। सो लिविंग वर्ड में हमें क्या क्या समझना है। बायोलॉजी को स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं।
बायोस अगर आप देखेंगे टर्म तो वो उसका मतलब है लिविंग, एंड लॉगोस का मतलब स्टडी होता है। तो बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं या नहीं बनाती। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज लिविंग। एनसीईआरटी में फर्स्ट जो हेडिंग आएगा इस चैप्टर में वो आएगा व्हाट इज लिविंग। हम लिविंग को कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या इसके अलावा कुछ और चीजें भी आएंगी, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। बेसिकली नॉन लिविंग और डेड दो अलग अलग वर्ड है और उनके अलग अलग मीनिंग है इन टर्म्स ऑफ साइंस। तो नॉन लिविंग और डेड को डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे। तो पहली चीज हमें ये पढ़नी है कि लिविंग को नॉन लिविंग और डेड से डिफरेंस कैसे दिया जाए। आफ्टर दैट वंस इट इज डिसाइडेड कि लिविंग है, अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लैनेट जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इस अर्थ पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। लाइक प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं। आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अर्थ पे डाइवर्सिटी क्या है। आपने 12th में बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ा होगा, तो हम डाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और जब आप डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे तो वहां पे एक बात आएगी कि जैसा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में दिया भी है कि 22% जो डाइवर्सिटी है वो केवल नोन है, 78% अभी भी अननोन है। तो फिर बात आती है कि हम सिस्टमैटिक्स के थ्रू, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के थ्रू, नॉमेनक्लेचर करके किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें आप क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल एड्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बेसिकली लिविंग वर्ड में लिविंग भी पढ़ना है, लिविंग के वर्ड को भी देखना है, और उस वर्ड में जो अननोन से नोन में कन्वर्स करने का प्रोसीजर है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसके रिगार्डिंग जितना भी हमें कंटेंट चाहिए वो इस चैप्टर में दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला हेडिंग जो आएगा दैट इज व्हाट इज लिविंग। सबसे पहली आप अगर चीज देखेंगे तो व्हाट इज लिविंग ये दिया हुआ है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हैं ऑफ लिविंग बीइंग्स। Sir, it is not visible. Why? Everything is रेड पेन है ना इसीलिए ब्लर आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको चेंज करके, हेडिंग्स को रेड से कर देता हूँ तो आपको क्लियर, बाकी आप ब्लैक से। सो लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या है, आपने पढ़ा होगा देयर आर 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकती है। एंड व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज ग्रोथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ। ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे आप। ग्रोथ बेसिकली इंक्रीज इन साइज। अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि हम साइज में इंक्रीज कैसे करते हैं, तो वो ग्रोथ कहलाता है। बट इंक्रीज शुड बी परमानेंट, है ना, इट शुड बी इरिवर्सिबल। आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर भी पढ़ा है, और ह्यूमन में भी ग्रोथ का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ का आपको कुछ कंटेंट याद होगा, 12th में दिया हुआ है। तो ग्रोथ ऑलरेडी हम डिटेल में तो पढ़ते ही हैं। यहाँ पे ग्रोथ बेसिकली एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में है कि अगर हमें ग्रोथ को डिफाइन करना हो और ये जस्टिफाई करना हो इज द ग्रोथ इज राइट प्रॉपर्टी जिसके बेस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उस सेंस में एक पैरा दिया हुआ है, हमें ग्रोथ के रिगार्डिंग देखना है। सो ग्रोथ इज परमानेंट, we can say irreversible, increase in size। अब साइज को आप जैसे चाहे मेजर कर लीजिए, चाहे मास की फॉर्म में कर लीजिए या वॉल्यूम की फॉर्म में कर लीजिए, 3D 2D जैसे चाहे वैसे आप साइज मेजर कर सकते हैं। तो साइज का मेजरमेंट हमें नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि यस सर परमानेंट के बाद क्या है। इरिवर्सिबल।
ओके। सो परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। अब परमानेंट वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम अगर परमानेंट वर्ड यूज नहीं कर रहे, रिवर्सिबल हो जाए, तो वो ग्रोथ नहीं कहलाता। जैसे आपने प्लांट्स फिजियोलॉजी में इस चीज को देखा भी होगा कि अगर हम रेजिन किशमिश को पानी में डाल दें तो वो स्वेल कर जाती है, तो वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो श्रिंक भी कर जाएगी, वेट डिक्रीज भी हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल फिनोमिना हो गया। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? इरिवर्सिबल पढ़ना है। लाइक हमारी बोन्स की लेंथ अगर बढ़ चुकी है तो अब वो कम नहीं हो सकती। अगर हमारे ब्रेन में मैटर बढ़ चुका है तो वो मैटर अब कम नहीं हो सकता। न्यूरॉन्स का साइज अगर बढ़ गया तो वो अब कम नहीं हो सकता। तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ में परमानेंट या इरिवर्सिबल इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ओबेसिटी को ग्रोथ नहीं मानते। हमारे बॉडी वेट का बढ़ना ग्रोथ का पार्ट नहीं है। बिकॉज अगर बॉडी वेट हमारा एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन से बढ़ा तो उन फैटी टिश्यू को हम बर्न भी कर सकते हैं। स्ट्रेनस एक्सरसाइज करके, हैवी वर्कआउट करके आप अपने फैट को बर्न करके वेट कम कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो वेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज फैटी टिश्यू डिपॉजिट होंगे। तो ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये तो आप जो टिश्यू डिपॉजिट कर रहे हो वो तो फूड स्टोर हो रहा है और फूड एक्स यूज हो रहा है। इस तरीके से बात आएगी। यहाँ बात हो रही है किसी बॉडी पार्ट को या कंप्लीट बॉडी को ग्रो करना है इन टर्म्स ऑफ परमानेंट इंक्रीज, देन वो ग्रोथ कहलाता है। अब जब ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म में होती है तो ग्रोथ दो अलग अलग तरीके से हो सकती है। These are called twin characteristics of growth. ग्रोथ में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्या कहलाता है? इंक्रीज इन मास, एंड सेकंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। या तो मास इंक्रीज करेगा या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। दो चीजें आएंगी, है ना? दोनों भी हो सकती हैं, बट ग्रोथ बेसिकली दो अलग अलग तरीके से हो सकती है। या तो मास इंक्रीज करना है। मास इंक्रीज करने का मतलब ये होगा समथिंग टू बी डिपॉजिटेड। आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल डिपॉजिट करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका वेट बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन मास हो गया। या फिर आप सेल्स का नंबर बढ़ा दीजिए। एक बॉडी के अंदर 10,000 सेल्स हैं, आपने डिवाइड करके 20,000 सेल्स कर दी, तो दुगना वेट हो ही जाएगा। अगर सेल का वेट कांस्टेंट रखा जाए तो नंबर डबल हो गया तो वेट डबल हो जाएगा। वेट डबल हो गया तो वो भी ग्रोथ कहलाएगा। तो ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ दो टाइप की है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे देन टू टाइप्स भी हैं ग्रोथ के। ये टाइप्स क्या कहलाते हैं? अगेन फर्स्ट कहलाता है एपोप्लाज्मिक। एपो का मतलब होता है आउटसाइड, प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म को। तो प्रोटोप्लाज्म से बाहर अगर कोई चीज डिपॉजिट हुआ तो ग्रोथ क्या कहलाएगा? एपोप्लाज्मिक, जिसको आपकी बुक में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी कहा गया है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, एक्सटर्नल बोलते हैं, है ना? तो एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो भी डिपोजिशन होगा वो प्रोटोप्लाज्म से बाहर होगा। अब अगर आप प्लांट टिश्यू के हिसाब से इस चीज को समझेंगे या एनिमल सेल के हिसाब से समझिए, तो प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म से बाहर सेल वॉल आता है, और अगर सेल्स लूजली अरेंज हैं तो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आएगा। जैसे एनाटॉमी में आपने पैरेन्काइमा पढ़ा होगा। पैरेन्काइमा लूज सेल्स होती हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मटेरियल को मैंने सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट किया या स्पेस में डिपॉजिट किया या दोनों पे भी किया, तो ये सारी चीजें प्रोटोप्लाज्म से बाहर हो गई। मास तब भी इंक्रीज हो जाएगा, बट दैट ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, या उसको हम एपोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ है? जो मटेरियल्स हैं दे आर डिपॉजिटेड आउटसाइड
द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आप जानते ही हैं, सेल में जो लिविंग कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म से बाहर चीजें डिपॉजिट होंगी। प्रोटोप्लाज्म के बाहर क्या क्या चीजें आती हैं मैंने अभी बताया, या तो सेल वॉल आएगा, सेल वॉल प्लांट सेल में आएगा, एनिमल सेल में नहीं। बस यही लॉजिक्स हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि एपोप्लाज्मिक ग्रोथ सेल वॉल में डिपोजिशन की वजह से हो रही है, और आपसे पूछा जाए कि एक एपिथेलियल सेल ग्रो कर रही है एपोप्लाज्मिकली, तो ग्रो कैसे करेगी? ऑप्शन दे दिए गए, फर्स्ट सेल वॉल है, सेकंड स्पेस है, थर्ड बोथ है, फोर्थ नन ऑफ द अबव है। तो अब आपको बस समझना ये है कि एपिथेलियम सेल एनिमल सेल में होती है, एपिथेलियल प्लांट सेल नहीं होती। तो इसका मतलब वहां सेल वॉल नहीं आएगा, केवल एक ही ऑप्शन है, स्पेस में डिपोजिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये लॉजिक है, क्योंकि एपिथेलिया पढ़ाना मेरा काम नहीं है। एपिथेलियल आप एनिमल टिश्यू में पढ़ोगे, लेकिन ग्रोथ सब करते हैं, प्लांट भी करेगा, एनिमल भी करेगा। और स्पेशली बॉटनी में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो भी कॉमन चैप्टर्स हैं वो सारे मेरे पास, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जहां जहां कॉमन चीजें आएंगी, ऑर्गेनिज्म वर्ड आएगा रादर देन प्लांट एंड एनिमल, तो वहां पे आपको दोनों बातें याद रखनी है कि प्लांट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और एनिमल सेल के साथ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए याद रखना है कि सेल वॉल भी हो सकता है एंड ऑब्लिक, और मतलब दोनों भी हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है। इंटर सेलुलर स्पेसिस, ये अब जैसे आपसे कहा जाए कि एक सीड कोट है, वो ग्रो कर रहा है एपोप्लाज्मिकली, इस तरीके से ए सीड कोट इंक्रीज इट्स मास बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। सेंटेंस बन गया। योर ऑप्शंस आर सेम, बाय सेल वॉल, बाय इंटरसेलुलर स्पेस, बाय बोथ ऑफ द अबव, बाय नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन समझ में बोथ। आया? पहली चीज ये कि क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि आपके सामने प्रिंट होके नहीं है। आप मेरी बात को समझ के समझिए। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सीड कोट इस तरीके से ग्रो करता है। सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, ए सीड कोट increases its mass by deposition of material outside protoplasm. Then what are the possible cause? Yeah, this occurs by, पहला ऑप्शन है सेल वॉल, फिर इंटरसेलुलर स्पेस, थर्ड बोथ ऑफ द अबव, फोर्थ नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द अबव आएगा। both of the above. गलत है आंसर। ए एंड बी। क्यों गलत है? सीड कोट किसका बना होता है? So cell wall. So cell wall. अब नहीं ठीक करना है ना, अभी तो पहली क्लास है। पहली चीज ये कि आप सोचिए, अगर मैंने कुछ पूछा है तो कुछ तो दिमाग लगाया ही गया होगा, तभी आपसे पूछा है। क्योंकि मैंने बोला कि 50% क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे कहा जाए कि एपोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होती है तो सेंटेंस याद कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बट कहा यह गया था कि सीड कोट ग्रो कर रहा है। अब आपको ये पता करना है कि सीड कोट होता कैसा है। तो सीड कोट किसका बना होता है, याद है किसी को कुछ पहले से? हाँ, सीड कोट किस टाइप के टिश्यू का बना होता है? एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, उसमें एनसीईआरटी में लिखा है सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स कहीं पे। स्केलेरन काइमा का होता है। स्केलेरन काइमा दो टाइप के होते हैं, फाइबर और स्क्लेरिड्स, याद है? जी सर, ना? याद और आ गया। हाँ, स्क्लेरन काइमा की प्रॉपर्टी है कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते यस और केवल सेल वॉल होगी। अब केवल सेल वॉल होगी और सीड कोट अपना मास इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि केवल सेल वॉल पे डिपोजिशन से करेगा। ये तो खत्म हो गया ना, ये तो वहां होता ही नहीं। तो ये दो चैप्टर को मिक्स करके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, या कह लीजिए कि लॉजिकल अप्रोच है। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर सीड कोट दिया गया है तो क्या सीड कोट में कोई स्पेशल बात है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसी चीजें या ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये आपको, आप कह सकते हैं कि दूसरों से अलग करेंगे, क्योंकि ये सबका अपनी अपनी अप्रोच है। कौन कितनी जल्दी इस बात को सोच सकता है कि सीड कोट अगर मास इंक्रीज करेगा तो इस तरीके से करेगा। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सेकेंडरी जाइलम ग्रोथ शो कर रहा है तो कैसे करेगा? सेकेंडरी जाइलम भी बना होता है ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। आपने जाइलम पढ़ा है ना, जाइलम में ट्रैकीड, वेसल्स, फाइबर ये सब होते हैं।
और ये डेड होते हैं। अगर ये डेड होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म से बाहर डिपोजिशन होगा। अब स्पेस है या नहीं वो डिपेंड करता है। ट्रैकिड्स और वेसल्स के बीच में स्पेस कई बार होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते, तो वो आंसर दोनों हो जाएंगे। दोनों तरीके से ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने सिर्फ चीजों को लिंक कर दिया, और आपके साथ इसलिए डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि आप 11th-12th पास करके आज पढ़ने बैठे हो, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई कि हाँ 11th या 12th के चैप्टर्स में क्या हमने पढ़ा था, और अब उसको कॉम्पिटिटिव कैसे पढ़ेंगे। जी अब सेकंड टाइप का क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक। कंप्लीट करते हैं इसे। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर ऑफ द सेल कहलाता है। आप इसको इंट्रिंसिक मान सकते हैं, इंटरनल, क्योंकि ये सेल के अंदर का पार्ट है। अब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ में क्या होगा, मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड, आप पूरा लिख लीजिए। इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिपॉजिट होगी। तो जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिपॉजिट होंगे तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ आ जाएगा, है ना। उसको आप प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कह सकते हैं। अब आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, आप अगर देखोगे तो एक हो गया इंट्रिंसिक ग्रोथ, कोई भी चीज प्रोटोप्लाज्म में डिपॉजिट हो रही है। एक हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जिसमें सेल वॉल पे डिपॉजिशन हो रहा है। एक हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जिसमें इंटरसेलर स्पेस में डिपॉजिट हो रहा है। और एक ऐसी भी केस आएगा जिसमें ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी मास इंक्रीज करेगा, जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ग्रोथ कहते हैं, है ना। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि वायरस अगर ग्रो करता है तो कैसे ग्रो करेगा, वायरस भी आपने पढ़ा हुआ है या आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और ग्रोथ आपके सामने है। अब अगर एक वायरस अपना साइज या मास इंक्रीज कर रहा है तो कैसे करेगा, बाय इंट्रिंसिक ग्रोथ या बाय एक्सटेंसिक ग्रोथ, क्योंकि वायरस में सेल वॉल और स्पेस तो दोनों ही नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी क्लोज हो गया। वायरस में प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता, ये भी क्लोज हो गया। वायरस कैसे ग्रो शो करता है, बाय इंक्रीज इन मास, और उसमें जब मास इंक्रीज होगा तो इन दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोटोप्लाज्म के बाहर और प्रोटोप्लाज्म के अंदर की बात हो रही है। जहां प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है वहां तो ये दोनों ऑप्शन क्लोज हो गए ना। इसका मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ होती है, जैसे आपकी बुक में दिया है, वायरस हो गया, क्रिस्टल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, इनमें जो भी ग्रोथ हो रही है वो नॉन लिविंग की ग्रोथ है। और नॉन लिविंग की ग्रोथ प्योरली बाय दिस मेथड होती है, इंक्रीज इन मास। केवल मास डिपॉजिट होगा और कुछ नहीं। जैसे एक क्रिस्टलाइन ग्रोथ होती है, आपने केमिस्ट्री में क्रिस्टल ग्रोथ कहीं पढ़ा होगा, तो एक क्रिस्टल भी ग्रो करता है, वो भी अपना मास इंक्रीज करता है इरिवर्सिबल मैनर में। अगर ऐसा है तो वो ग्रोथ पहली वाली होगी, क्योंकि क्रिस्टल डिवाइड तो नहीं करेगा। सेल का नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। तो इट मींस कि अलग अलग पॉइंट पे ग्रोथ को अलग अलग तरीके से स्टडी किया जाएगा, है ना। अगर एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो अलग ऑप्शन है, एनिमल्स में अलग हो सकते हैं, वायरस के केस में कुछ अलग आ सकता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। फिलहाल ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम ग्रोथ के बेस पे ये नहीं कर सकते, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग वर्ड का मतलब सिर्फ इस सेंस में दिया गया है कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसके बेस पे क्लियरली हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर पाए। इसलिए हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए जो ये शो कर सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, है ना। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज growth is also exhibited by non-living, non-living को ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल में जैसे सैंड ड्यून्स हैं, माउंटेन्स हैं, सैंड माउंटेन्स। हाँ माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, क्रिस्टल, माउंटेन्स का भी साइज बढ़ता है।
एक्सेट्रा। इन सबका साइज बढ़ता है, सब नॉन लिविंग है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नहीं करते। हालांकि आपको जो चीज इसमें याद रखनी है ये याद रखिएगा कि जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आपने ग्रोथ कंसिडर किए है ना, यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूं कि ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज ओनली, ये याद रखिएगा है, बाय इंक्रीज इन मास, नॉट बाय इंक्रीज इन नंबर। वैसे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि नंबर से इंक्रीज करने से नहीं होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, सेल डिवाइड करना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स किसी बायोलॉजिकल फिनोमिना को तो शो नहीं करेंगे। तो वैसे भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अगर ग्रो करते हैं तो प्योरली बाय मींस ऑफ इंक्रीज इन मास, नॉट बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ हमने देखा, और ग्रोथ एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मैं इसको नीट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम करूं इस सेंटेंस को, और मैं इस तरीके से लिखा जाए कि ग्रोथ इन बैक्टीरिया इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। अब दो ही ऑप्शन में से बताइए, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नो सर। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? ये किसका वाइब्रेट कर रहा है फोन? अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है? बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है ना, और अगर बाइनरी फिशन होगा या डिवीजन होगा तो लिविंग तो हो ही गया। जब तक ये नहीं लिखा गया कि ग्रोथ कहाँ हो रही है तब तक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर ये लिख दिया जाएगा कि ग्रोथ यहाँ हो रही है तो फिर उसके मतलब तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि उस केस में वो आंसर बदलेगा या नहीं बदलेगा। यही तो डिफरेंस है। एनसीईआरटी ने लिखा ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो जर्नलाइज लिख रहा है, वो पूरा ग्रोथ एक साथ लेके चल रहा है सिंगल वर्ड में। उसमें लिविंग, नॉन लिविंग, एपोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर सब कवर हो रहा है। बट जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और उसमें ऐसा कहा गया है कि बैक्टीरियल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफ बैक्टीरिया और नॉट, तो ऑब्वियस है बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो बैक्टीरिया तो सेल डिवीजन करता है ना, बाइनरी फिशन करता है। बैक्टीरिया में ए माइटोसिस होता है, और अगर सेल डिवीजन या बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में हो रहा है तो उसके लिए तो फिर उससे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, वो डिफाइनिंग बन जाएगा। ग्रोथ डिफाइनिंग तभी तक तो नहीं है जब तक ये लाइन आ रही है ब्लू से लिखा हुआ है। अगर आप इस लाइन को एलिमिनेट कर दो, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज डिफाइनिंग और नॉट, ऑफ कोर्स इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तो ग्रोथ डिफाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि वहां तो ये दोनों बातें आ जाती है। बट अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, सिर्फ ग्रोथ बोलते हैं, तब ये बात आती है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, और अगर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं देन इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हम स्टेटमेंट में चेंज करके क्वेश्चन का आंसर चेंज करते हैं, और इसमें ये नहीं है कि एनसीईआरटी से गलत हो गया। एनसीईआरटी ने जितना लिखा था वो भी सही है, और जितना स्टेटमेंट में कहा गया वो भी ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम ओवरऑल लेंगे तो ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है, हालांकि ग्रोथ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है, तो डेफिनेटली वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। आफ्टर ग्रोथ सेकंड प्रॉपर्टी पे देखते हैं। दैट सेकंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। फ्लेक्सी देख लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? रिप्रोडक्शन को अगर सिंपल मैनर में आप डिफाइन करेंगे तो रिप्रोडक्शन का पर्पस होता है इंक्रीज इन नंबर, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कैसे करता है? वो अपना नंबर, ऑर्गेनिज्म का नंबर बात हो रही है, सेल का नंबर की बात नहीं हो रही। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन कैसे बनाता है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बहुत सिंपल वे में लिखेंगे, देन इट इज जस्ट एबिलिटी
टू मल्टीप्लाई। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बिकॉज रिप्रोडक्शन को अगर आप ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ले जाएंगे तो ये लाइन कॉमन है। दोनों ही केस में ऑर्गेनिज्म अपना नंबर तो बढ़ाता ही है, तो जो नंबर बढ़ाने की एबिलिटी है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। हालांकि जो आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी है, उसके हिसाब से आपने लिखा है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अगर बायोलॉजिकल है इसका मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये तो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। सो इट इज ए बायोलॉजिकल process in which parents produce their offspring. Offspring means next generation. और आगे लिखा है similar to itself. ये भी इंपॉर्टेंट है। Similar to itself का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं या आपने पढ़ा हो, लाइक बीगेट्स लाइक, मतलब हॉर्स मेट करके हॉर्स ही बनाते हैं, ह्यूमन मेट करके ह्यूमन ही बनाएगा। एक स्पीशीज अपने जैसे इंडिविजुअल्स को ही बना सकती है, कोई दूसरी नहीं बना सकती, क्योंकि रिप्रोडक्शन स्पीशीज का स्पेसिफिक प्रोसेस है। नेचर में रिप्रोडक्शन एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में अलाउ है। टू डिफरेंट स्पीशीज नेचर में ब्रीड नहीं कर सकती, तो बिकॉज ऑफ दैट ये लाइन लिखी जाती है सिमिलर टू इटसेल्फ, कि अगर मान लीजिए कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो वही एनिमल बनाएगा जो वो है। अगर आप मान लीजिए पी प्लांट के अंदर सीड्स बना रहे हैं तो सीड्स को जब सो करेंगे तो फिर पी के ही प्लांट्स बनेंगे, तो इसलिए लिखा जाता है सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग का मतलब तो वो भी हो सकता है कि आप हॉर्स और डंकी को मेट कराएं, म्यूल बन जाएगा, और म्यूल इज नॉट सिमिलर टू हॉर्स और डंकी, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज, फिर से बोलो। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा? यस आप रीज्वाइन करके देखो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ ठीक है, ब्रॉडबैंड इज ओके एंड स्पीड इज गुड। फिलहाल तो यही हो सकता है। एक बार रीज्वाइन करके देख लो, मे बी क्लियर हो जाए। हो गया सर। हो गया, चलो। सो ये इंपॉर्टेंट आएगा, है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। आप इसको जब जेनेटिक्स में पढ़ते हो या हम जब भी पढ़ेंगे तब उसमें एक वर्ड आएगा लाइक बी गेट्स, मतलब सिमिलर। लाइक ये स्टेटमेंट बोला जाता है, अपने जैसे बनाना। अपने जैसे का मतलब है अपनी स्पीशीज का मल्टीप्लिकेशन। पी से पी के प्लांट्स बनते हैं, वीट से वीट के प्लांट बनते हैं, ह्यूमन से ह्यूमन बनते हैं, हॉर्सेस से हॉर्स बनते हैं। ये नेचर में है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ कंसिडर नहीं करना है कि हम अगर दो प्लांट को क्रॉस करा दें तो हम करा रहे हैं तो दैट इज अगेंस्ट नेचर। तो इसलिए अभी हम नेचर के हिसाब से इस चीज को देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का आपने पढ़ा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके भी पढ़े हैं, लाइक फ्रेगमेंटेशन, पीसेस होना। लोअर प्लांट्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, फंगी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन में एक एग्जांपल यहाँ एनसीईआरटी ने दिया है, प्लेनेरिया। हालांकि आप जू में पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिर भी आप अभी यहाँ लिख लीजिए कि रीजनरेशन प्लेनेरिया में। इसके अलावा बडिंग आप ईस्ट में भी पढ़ते हैं, हाइड्रा में भी पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन है, एल्गी और फंगी में डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया, जूस्पोर्स। ये सब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी दिए हैं, और कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में भी इनके बारे में दिया हुआ है। और एनिमल का आपने एनिमल के हिसाब से पढ़ा होगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में जो दूसरा प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो भी आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें मियोसिस और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी सिनगैमी दोनों इन्वॉल्व होती हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेयर मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, आप जानते ही हैं, एंड सिनगैमी,
Syngamy is fusion of gametes. Both are involved. अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो वो एसेक्सुअल बन जाएगा। दोनों ही इन्वॉल्व होने जरूरी है, देन ओनली उस प्रोसेस को सेक्सुअल बोला जाएगा। दोनों में से कोई एक है या दोनों ही नहीं है, कोई और मेथड है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो ना तो गैमीट बन रहे हैं, ना गैमीट फ्यूज हो रहे हैं, ना ही कोई मियोसिस हो रही है, तो इसका मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो अगर दोनों इन्वॉल्व है प्रोसेस में देन ओनली इट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो एसेक्सुअल। तो इस तरीके से ये बात आ जाएगी। अब क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहां भी कंक्लूजन यही आएगा, दिस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके अलग अलग रीजन दिए। बिकॉज ऑफ, एक रीजन तो ये दे दिया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्टेराइल है, स्टेराइल का मतलब है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो क्या वो लिविंग नहीं होगा? अगर हम सिर्फ ये मानते हैं कि रिप्रोडक्शन होना हमारा लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो लिविंग, नहीं हो रहा तो नॉन लिविंग। बट ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते बट स्टिल दे आर लिविंग। तो इस केस में ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, है ना। जैसे म्यूल लिविंग होता है, हालांकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऐसे आपने जेनेटिक्स में बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, F1 हाइब्रिड आर स्टेराइल, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ह्यूमन में भी बहुत सारे स्टेराइल कपल होते हैं, हालांकि वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, बट कपल है वो स्टेराइल है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो उसके हिसाब से क्या वो लिविंग नहीं है? तो गलत हो सर जाएगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा रीज्वाइन करो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी है, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जहाँ स्टेरिलिटी है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे नॉन लिविंग मान लेंगे, स्टिल वो लिविंग ही कहलाएगा। मींस ये एक रीजन बन गया जिसके बेस पे हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। एक दूसरा रीजन भी दिया हुआ है, अगर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें सेल का डिवाइड करना ही ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन होगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि बैक्टीरिया जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड कर रहा है या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? दोनों बातें एक ही हो गई। और डिवीजन किसकी प्रॉपर्टी है? ग्रोथ की। मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, दोनों बातें एक ही हो जाएंगी, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया। दूसरा क्या था? एक्सप्लेन कर दीजिए। ये देखो, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, यहाँ जो ग्रोथ है, ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन की एबिलिटी क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, अगर ये डिवाइड कर रहा है और ये दो बैक्टीरिया बना रहा है, ये टू डॉटर सेल्स कहलाएंगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस बाइनरी फिशन है? बाइनरी मतलब टू, फिशन माने टूटना। तो बैक्टीरिया दो में टूट गया, आप बाइनरी फिशन बोलते ही हैं, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन पढ़ते ही हैं, तो आप क्या बोलोगे, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि दोनों बातें तो एक ही हो गई। और बैक्टीरिया मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। यूनिसेलुलरिटी कहाँ कहाँ पे है वो आगे हम पढ़ेंगे भी। पूरा मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा किंगडम भी यूनिसेलुलर का है, और फंगी में ईस्ट भी आपने पढ़ा होगा, वो सिंगल सेल का है। ऐसे प्लांट किंगडम में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये भी सिंगल सेल के हैं।
एनिमल किंगडम में कोई भी सिंगल सेल का एनिमल नहीं है, पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक कोई भी सिंगल सेल का नहीं है। तो जहां जहां सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है उनके लिए डिवाइड करना और रिप्रोड्यूस करना एक ही बात हो गई, और डिवीजन कहलाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हो गए, है ना। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो लिखा है कि ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। हालांकि ये ग्रोथ कौन सी है, बाय इंक्रीज इन नंबर नॉट बाय इंक्रीज इन मास। अगर एक बैक्टीरिया केवल अपना साइज बढ़ा रहा है तो वो ग्रोथ है, और अगर डिवाइड कर रहा है तो वो ग्रोथ भी हो सकती है और वो रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, दोनों बातें हो जाएंगी। तो बिकॉज ऑफ दीज टू फीचर्स रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। अब यहां भी मैं क्लॉज लगा देता हूं, एनसीईआरटी ने लिखा रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब अगर कहा जाए कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो किस केस में हो जाएगी। मान लीजिए अगर कहा जाए इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, तो दोनों एक्सेप्शन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी है, मल्टी सेलुलर हो गए हम, और ह्यूमन फर्टाइल है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्योंकि जो दो एक्सेप्शन जिनकी वजह से हम डिफाइनिंग नहीं मान रहे, वो दोनों तो स्टेटमेंट में एलिमिनेट कर दिए गए। अगर एक प्लांट फ्लावर बना के रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इन दैट केस रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, हो जाएगा डिफाइनिंग। क्योंकि प्लांट है तो मल्टी सेल का हो गया, और वो फ्लावर बना रहा है, इसका मतलब उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टाइल है, तो प्लांट अगर फर्टाइल है तो इसका मतलब वो डिफाइनिंग हो जाएगा। तो जर्नलाइज पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है बिकॉज ऑफ दीज टू ऑप्शंस। बट अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए जहां ये दोनों चीजें एप्लीकेबल ना हो, इन दैट केस रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको पढ़ने से पहले सोचिएगा कि इन प्रॉपर्टी को क्या हम कभी चेंज कर पाएंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में हम इनमें कुछ ऐड कर दें, कुछ कम कर दें इनमें से, तो क्या इनके आंसर्स बदलेंगे? बहुत सारी जगह बदल जाएंगे। क्योंकि जहां जहां चीजें जर्नलाइज दी जाती हैं वहां पे जर्नल आंसर आता है, जहां स्पेसिफाई करके पूछा जाता है वहां आंसर बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है, बदल भी सकता है। इसीलिए आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लास में फुल अटेंशन दीजिए। बाकी अब मेरी क्लास या जब भी आपकी क्लासेस ओवर हो जाएं, 15 से 20 मिनट लगेगा एक 1.5 घंटे के लेक्चर को रिवाइज करने में, और उसके बाद क्वेश्चन करने बैठ जाइए। बॉटनी को याद करने का तरीका यही है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना दिमाग खुलेगा। इसको याद करने से नहीं होगा कि रट लो इसे, रटने से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ मियोसिस एंड सिंगेमी होती है, बट यही स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में, ये तो किसी ने नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। वो तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। तो जितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, दिमाग खुलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। रिप्रोडक्शन से भी बात नहीं बनी हमारी, ग्रोथ से भी नहीं बनी। थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करके देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म। और इसके साथ आपकी बुक में दिया होगा विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल का होना क्या जरूरी है? अब इस पे मूव करके देखते हैं कि क्या इससे बात बनेगी, क्या ये डिफाइनिंग कहलाएगा। सबसे पहले मेटा सर आवाज नहीं आ रही है। So someone has muted you. No one has muted sir. बस सर की आवाज नहीं आ रही है। मुझे लिख के आया था। What are you saying, Kaju? Nothing. Okay, leave.
देखो सर, आप लोगों को आवाज आ रहा है सर का? नहीं वो तो म्यूटेड दिखा रहे हैं। सर म्यूटेड है। नहीं सर नहीं कोई वीडियो देखो नहीं। आ रहा है आवाज, आप लोगों को नहीं आ रहा? यस सर, आ रही है। ये सर अभी आई। चलो आ गई तो अच्छी बात। सर आपकी ये आगे है ऑफ ऑल। अब अगर आप बायोकेमिकल लिख रहे हैं तो बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बायो का मतलब ही है सर बॉडी। एक मिनट दोबारा समझा देंगे। हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला सिंगल सेल वाला सर। आपको मैंने बताया था कि सिंगल सेल के लिए डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना सर सेम ये था। अगर एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तो भी वो उसका रिप्रोडक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। और अगर वो डिवाइड कर रहा है बाइनरी फिशन तो भी उसका मतलब वही हुआ। तो एक से दो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन भी हो गया और एक से दो बैक्टीरिया सेल डिवीजन भी हो गया। सेल डिवीजन ग्रोथ का पॉइंट है। इसका मतलब है बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक ही बात है। ओके सर, थैंक यू सर। मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मेटाबॉलिज्म में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनका सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे बायो लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है अकरिंग इनसाइड द बॉडी। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सर रिएक्शन के बाद क्या है? रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके। ठीक है, तो अब आप ऐसे भी लिख सकते थे सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि इनसाइड द बॉडी तो लिखा ही हुआ है, या बायोकेमिकल लिख लीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप आगे सेंटेंस बनाए या ना बनाए। हमारे सेंटेंस तो बनाने नहीं है, बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है अभी आपको। अभी तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके एमसीक्यू सॉल्व करने। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में जितनी भी है उनका जो टोटल होगा उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन एनर्जी यूटिलाइजेशन हम जो रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको दो में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एनाबोलिंग, तो एनाबोलिज प्रोसेस बन जाएगा। अदर आर कैटाबोलिक, तो प्रोसेस कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो गया, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है, जितनी भी सिंथेसिस वाली रिएक्शन है जहां पे कोई भी चीज बनेगी, दिस इज सम ऑफ ऑल सिंथेटिक। सिंथेटिक है तो कुछ बन रहा है, इसको बिल्डअप रिएक्शन कहते हैं। और जहां भी कोई चीजें टूटेंगी, जहां पे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग ऑफ हाँ ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन। हाँ, सम ऑफ ऑल ब्रेक डाउन या डिग्रेडेटिव, डिग्रेडेशन होता है रिएक्शंस। तो जिनमें कुछ बन रहा है वो एनाबोलिज्म का पार्ट है, जिनमें कुछ टूट रहा है वो कैटाबोलिज्म का पार्ट है। जितनी भी एनाबोलिक रिएक्शंस है, जब कुछ बनता है तो उसमें हम सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ जाते हैं। जो सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, इनसे जब बनेगा तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल होगा तो इनऑर्गेनिक, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़ के कंपाउंड टाइप के ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। तो उस हिसाब से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे और टूटने के बाद जो बनेगा वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, फॉर्म्स बन जाएंगे। तो
एनाबोलिज्म में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, कैटाबोलिज्म पे हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आते हैं। ये डिफरेंस हो गया। जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऐसे केस में एनर्जी यूज होती है। एनर्जी यूज होती है तो ऐसी रिएक्शंस क्या हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और ऐसे केस में रिडक्शन होता है तो ये रिडक्टिव प्रोसेस कहलाते हैं। जबकि हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक। हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा इनका, तो कंपाउंड टूटेंगे, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव कहलाती है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, ये वर्ड यूज हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए एनाबोलिक का एग्जांपल देंगे तो आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिक प्रोसेस। अब आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थोड़ी बहुत तो याद होगी, तो आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक है और ग्लूकोज ऑर्गेनिक है। सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, तो एंडोथर्मिक हो गया, रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है। और आप एनसीईआरटी में हेडिंग भी पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है इनटू ग्लूकोज, जो आपको केल्विन साइकिल पढ़ाई जाती है। CO2 रिडक्शन कहते हैं उसे। तो CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, तो प्रोसेस कैसा हो गया, रिडक्टिव हो गया। ऐसे ही अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन में आप क्या पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो CO2 और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो 36 ATP आप जो 1 ग्लूकोज से बनाते हैं वो इस सेक्शन में आता है। ये मैंने सबसे इजी एग्जांपल दिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हजारों हमारी बॉडी में है ऐसे प्रोसेस जो ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव हैं, जो कैटाबोलिक या एनाबोलिज्म में आते हैं। तो कोई भी प्रोसेस होगा हमारी बॉडी का, इन दो में से कहीं ना कहीं आएगा। और अगर आप इन दोनों को सम कर दें तो एक सिंगल वर्ड में उसको मेटाबॉलिज्म बोल दिया जाए। दीज आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। और अगर हम मेटाबॉलिक में अलग अलग करें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंड रेस्पिरेशन को फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म दो अलग अलग टाइप की हो गई। अब ये बात आती है कि मेटाबॉलिज्म में एनर्जी आ रही है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है तो थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। अगर थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते ही हैं कि एक ओपन सिस्टम होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा, है ना। आप एंट्रोपी एंथैल्पी पढ़ते हैं, तो सेम चीज बायोलॉजी में भी एप्लीकेबल है। बायो में केमिकल रिएक्शन तो एक ही है ना। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो जैसा केमिस्ट्री के लैब में करेंगे वैसा हमारी बॉडी में भी होगा या प्लांट की बॉडी में भी होगा। तो रिडक्शन इज सेम, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायो का हो। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो सेम, चाहे केमिस्ट्री में हो या बायो में। तो इंपॉर्टेंट ये कि जब एनर्जी को हम रेगुलेट करते हैं तो एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए। आप किसी ओपन सिस्टम में एनर्जी का रेगुलेशन नहीं पढ़ सकते, क्लोज सिस्टम में किया जा सकता है। तो एनर्जी को रेगुलेट करेंगे, ऐसे यहाँ भी है कि एनर्जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी अगर इन्वॉल्व हो रही है तो एनर्जी का रेगुलेशन कैसे आएगा। तो उसके लिए जो जगह चाहिए, हमें नेचर ने जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दिया जिसमें ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। सेल क्या है, सेल वो फैक्ट्री है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल से बाहर नहीं होती। सेल वॉल पे कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी इन्वॉल्व करती हैं, आइदर इन्वॉल्व और रिलीज जो भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सेल है तो लिविंग हो ही जाएगा। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल हो और वो नॉन लिविंग हो जाए। सेल है तो सेल का मतलब ये आपके चैप्टर में भी लिखा है, सेल द यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या सेल थ्योरी आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल मींस लिविंग, क्योंकि वो लिविंग की प्रॉपर्टी है। इसलिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना, कि मेटाबॉलिज्म है तो उसको गवर्न करने के लिए वन हैज टू सेल, किसी के पास सेल का होना जरूरी है। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि सेल is the site where metabolism occur। जहां मेटाबॉलिज्म होती है, सेल वो जगह है। सेल इज अ साइट वेयर मेटाबॉलिज्म occurs। तो इसलिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी।
अब ये तो बात हो गई कि इस पैराग्राफ की कि मेटाबॉलिज्म और सेल क्या है। अब फिर वही चीज आती है, क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? एंड अगेन इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ये डिफाइनिंग क्यों नहीं है? डिफाइनिंग क्या नहीं है? मेटाबॉलिज्म। सेल डिफाइनिंग है। अगर सेल है तो उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, बट अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये बात आती है, बिकॉज एज फार एज केमिकल रिएक्शंस आर कंसर्न, तो केमिकल रिएक्शंस चाहे हमारी बॉडी में हो, जैसा ऊपर डेफिनेशन में लिखा है अकरिंग इनसाइड द बॉडी, या यही केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब में आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उसको बोला गया है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम से बाहर अगर कुछ होता है तो उसे इन विट्रो लिखा जाता है। तो इन विट्रो कंडीशंस में अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, देन बोथ आर एग्जैक्टली सेम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन में जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यही ऑक्सीडेशन अगर हम रेस्पिरेशन की जगह सेल से बाहर करें तो भी हमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी सेल के अंदर मिल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन लिविंग की प्रॉपर्टी है, ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यही चीजें तो नॉन लिविंग में भी हो रही है। देन हाउ कैन वी से कि नहीं ये तो लिविंग ही होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। एंड रेस्पायर करना और रेस्पिरेशन ये अलग अलग है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, सांस लेना, वो अलग चीज है, और जो रेस्पिरेशन इन प्लांट करके चैप्टर दिया है जो मैंने अभी लिखा हुआ है, ये अलग है। ये सेल के लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, और वो ब्रीदिंग एक अलग फिनोमिना है। सो ये हम डिफाइनिंग क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज आप यहाँ पे लिख सकते हैं दीज रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इनको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से बाहर। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है? इन टेस्ट ट्यूब। इसको बुक में लिखा है इन विट्रो, लैटिन में होता है, इटैलिक में प्रिंट होता है। तो इन विट्रो को आप देखोगे तो इन विट्रो लिखा हुआ है। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी के बाहर भी ये रिएक्शंस हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा है तो फिर ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझा सकता हूँ, क्योंकि आप पास आउट स्टूडेंट हो इसलिए इस चीज को देख सकते हो। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? बताओ, याद है? 38। 36 होगा। कोई बात नहीं है, दोनों आंसर ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है। 36, 38 कुछ भी मान लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फॉर एग्जांपल 1 ग्लूकोज से 36 बनते हैं, ठीक है। 36 एटीपी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है पता है कितनी है? किसी ने पढ़ा है? 36 एटीपी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है वो 686 किलो कैलोरी होती है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है अगर 36 एटीपी मॉलिक्यूल, क्योंकि एटीपी तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है ना। सेल के बाहर अगर आप एनर्जी को देखोगे तो या तो जूल में लिखोगे या किलो कैलोरी में लिखोगे। कैलोरी या जूल ही तो लिखा जाता है। सेल के बाहर तो एटीपी आएगा नहीं, एटीपी तो सेल के अंदर ही बनता है, क्योंकि एटीपी में जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अभी आप समझ लीजिए कि 36 एटीपी के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो कितनी है? 686 किलो कैलोरी। अब ये तो वो हुआ कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमने किया अपनी बॉडी के अंदर, तो हमें 36 एटीपी मिला और उसकी एनर्जी 686 किलो कैलोरी। अब अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सेल से बाहर करते हैं, सेल से बाहर कैसे करते हैं? केमिस्ट्री में एक apparatus होता है, उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर में हम एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने पे कितनी एनर्जी निकलेगी। उसका नाम दे दिया गया कैलोरीमीटर। तो जब आप कैलोरीमीटर में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे तो भी एनर्जी 686 किलो कैलोरी ही निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन चाहे हम करें अपनी बॉडी के अंदर या टेस्ट ट्यूब यानी कैलोरीमीटर आउटसाइड द बॉडी करें, तो भी एनर्जी तो बराबर ही आ रही है। तो फिर ये आप कैसे बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना एक लिविंग प्रॉपर्टी है?
क्योंकि ये तो एक सिंपल apparatus, एक बॉक्स के जैसा कैलोरी मीटर होता है, वहां भी यही हो रहा है जो हमारी बॉडी में हो रहा है। हाउ कैन वी से कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग प्रॉपर्टी? क्योंकि वो रिएक्शंस तो इन विट्रो कंडीशन में भी तो हो रही हैं, सेम हो रही हैं, कोई चेंज नहीं है। एक ग्लूकोज से 6CO2 एंड 6H2O बनेगा, चाहे हमारी सेल के अंदर बने या सेल से बाहर बने, एनर्जी तब भी उतनी मिलेगी जितनी बाहर मिल रही है। बस एनर्जी सेल के अंदर एटीपी की फॉर्म में आती है, क्योंकि सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। आउटसाइड द बॉडी हम एनर्जी को किलो कैलोरी या जूल में लिखते हैं। तो यही तो चेंज आया कि एनर्जी करेंसी बदल गई, वरना एनर्जी का अमाउंट तो दोनों ही केस में सेम रहा। तो इसलिए लाइन लिखी जाती है कि अगर हम इन्हीं रिएक्शंस को बॉडी के बाहर ऑपरेट करें तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, दे आर सेम रिएक्शन। हालांकि फिर भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर कोई आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हजारों रिएक्शन एक ही साथ हो रही है, पर सेकेंड हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं। अगर हम कोई एक रिएक्शन को एक टाइम पे कंसिडर करें तो कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर है, आप ये तो बोल सकते हैं कि वो लिविंग रिएक्शन है, कि जो रेस्पिरेशन में रिएक्शन हो रही है वो लिविंग रिएक्शन है, बट ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वही रिएक्शन तो सेल से बाहर भी होती है, तो वी कांट श्योर कि वो लिविंग प्रॉपर्टी है। ये बोला जा सकता है कि लिविंग रिएक्शन है, यही रिएक्शन बॉडी के अंदर भी हो रही है, यही बॉडी के बाहर भी हो रही है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको मिल जाएगा। मेटाबॉलिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिखा है। डिफाइनिंग क्या है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, नॉट मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर आप कहते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये लिविंग प्रॉपर्टी हो सकती है, बट अगर कहें कि रेस्पिरेशन एक लिविंग की प्रॉपर्टी है तो गलत हो जाएगा, बिकॉज वो तो बॉडी के बाहर भी वैसा ही होता है जैसा बॉडी के अंदर होता है। यहाँ से ये लाइन याद रखिएगा, मैं आपको शॉर्ट में करके समझा दे रहा हूँ। आपकी बुक में ये नाम लिखा होगा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिनको आप इन विट्रो भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इन विट्रो रिएक्शंस हैं। आइसोलेटेड है तो सेल से बाहर निकाल के आपने बोला, इन रिएक्शंस को आप लिविंग रिएक्शंस तो बोल सकते हो, क्योंकि ये लिविंग की अंदर होती हैं, बट नॉट द लिविंग थिंग्स। बट ये लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है, लिविंग रिएक्शन हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस तो बॉडी के बाहर भी हो सकती है। अब क्या ये लाइन चेंज होगी? ये भी कर सकते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि मेटाबॉलिज्म अकरिंग इनसाइड द सेल, तो ये डिफाइनिंग बन जाएगा, बिकॉज सेल होना तो डेफिनेट फीचर है, सेल होना तो डिफाइनिंग है, सेल होना तो बायोलॉजिकल है। अगर आप मेटाबॉलिज्म को सेल के साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वो लिविंग है। अगर मेटाबॉलिज्म केवल लिखा है और ये नहीं लिखा कि हम सेल के अंदर देख रहे हैं या सेल के बाहर देख रहे हैं, तो दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर भी वैसी ही होती है जैसी सेल के बाहर होती है। तो इसलिए इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे कि मेटाबॉलिज्म अकरिंग इनसाइड द सेल, तो डिफाइनिंग हो जाएगा। रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर फर्टाइल ऑर्गेनिज्म में है तो डिफाइनिंग बन जाएगा, और ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल है तो भी वो डिफाइनिंग हो जाएगा। तो जहां जहां पे एक्सेप्शंस थे, अगर उनको स्टेटमेंट से हटा दोगे तो सब डिफाइनिंग बन जाएगा। और अगर आप जर्नलाइज बोल रहे हो तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना। कितना चेंज होता है एनसीईआरटी लिखने और समझने में कि हम किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। अगर सिंपल पूछा जाए तो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब मैं इसको डिफाइनिंग कैसे बनाऊंगा? ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर डिफाइनिंग हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर फर्टाइल ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म अकरिंग इनसाइड द सेल डिफाइनिंग हो जाएगा। जो एक्सेप्शंस थे वो मैंने एलिमिनेट कर दिए, सारे आंसर बदल गए। लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल थिंग्स जो हमारी बॉडी के चारों तरफ हैं, उन चीजों के लिए अवेयर होना।
उन चीजों के लिए रिप्लाई करना, उनके लिए रिस्पॉन्सेस शो करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। दिस इज सिंपली रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, स्टिमुलाई या स्टिमुलस सिंगुलर प्लूरल होगा, स्टिमुलाई लिख लीजिए। बाहर के स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो करना, लाइक टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है एटलीस्ट हमें पता चल रहा है, कम है तो शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, किसी गर्म चीज को छू रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये गर्म है, पानी में नमक मिला हुआ है, ये आप सेंस कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सेस कहलाते हैं। अदरवाइज सॉल्ट में कोई लाइफ नहीं है, टेम्परेचर में कोई लाइफ नहीं है। आप जमीन के नीचे की तरफ देखेंगे, ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो डर लगेगा, तो ऊंचाई इज नॉट द लिविंग प्रॉपर्टी। हाइट में कोई लाइफ नहीं है, बट हमारे लिविंग होने के लिए, क्योंकि हम हाई हाइट के लिए रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, तो इसलिए वो लिविंग प्रॉपर्टी बनता है। तो किसी भी बाहर की चीज के लिए रिस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। हालांकि इसमें ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इंटरनल स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्स कर लेता है, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। समटाइम्स इसको साइंस में सिक्स्थ सेंस बोल दिया जाता है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा वो नहीं पता मुझे, कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, ये ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, क्या नहीं अच्छी लग रही या क्या चाहिए वो आप बता नहीं सकते, बट आपको ये पता है कि ये अच्छी नहीं लग रही। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपको पता है कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, इंजरी हो गई इंटरनल आपको, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो ह्यूमन के साथ एक्चुअली बस एक ये नेचर ने प्लस पॉइंट दिया कि वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये हमारे लिए स्पेशल केस है कि हम इंटरनल स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्स कर लेते हैं। अदरवाइज बीइंग ए लिविंग, एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब क्योंकि हम रिस्पॉन्स करते हैं, देन दिस इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्शियसनेस। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्लाई करता है, अगर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करता है, देन वो डिफाइनिंग होगा, मतलब वो लिविंग होगा। अगर वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता तो उसका स्टेटस लिविंग नहीं होगा, कुछ और होगा। जैसे बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ, कई बार सो जाता हूँ, वाइफ या मदर आके जगाती भी है तो नहीं उठता, मदर तो बोल भी देती है अगर मैं उठ नहीं रहा हूँ तो मर गए हो क्या, बिकॉज अगर हिलाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही मान लिया जाता है कि वो लिविंग नहीं है। क्योंकि हिला रहे हैं आप, फोर्स लग रहा है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी को उस फोर्स के अगेंस्ट में या फेवर में रिप्लाई करना चाहिए। कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, बट कुछ तो लगेगा। तो अगर आप रिस्पॉन्सेस शो करते हैं तो स्टेटस लिविंग होता है, अगर रिस्पॉन्सेस शो नहीं करते तो स्टेटस लिविंग नहीं होता। फिर क्या होगा वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए लिविंग होने के लिए जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो ये एक सिंगल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें से क्वेश्चन अगर सीधे एनसीईआरटी से आए, इजी वाला, तो ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग प्रॉपर्टी। ऑप्शन यही होगा, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। तो बहुत सिंपल आंसर है, कॉन्शियसनेस इज द राइट आंसर। एम्स में क्वेश्चन आया, उन्होंने दो ऑप्शन दिए, कॉन्शियसनेस भी दिया हुआ है एंड कॉन्शियसनेस विद प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन लिखा हुआ है। अब दो जगह कॉन्शियसनेस है तो दोनों में से सही क्या होगा या ज्यादा सही क्या होगा? तो फिर कॉन्शियसनेस विद प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन इज ए स्लो प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी इवोल्यूशन चल ही रहा है। तो ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करना भी अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्ट नहीं बदलता, अगर NaCl का क्रिस्टल है तो वो हजारों लाखों सालों के बाद भी NaCl ही रहेगा। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया है तो 100 ईयर्स के बाद अगर आप देखोगे तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ चुके होंगे। वो बैक्टीरिया अपना जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उनमें से कुछ ना कुछ तो चेंज कर चुका होगा, बिकॉज वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का पार्ट है। तो इवोल्यूशन अगर कॉन्शियसनेस के साथ है तो ये बेटर आंसर हो जाएगा। ये भी चीज आपको याद रखनी है, आप क्वेश्चंस करोगे। यस,
So we can't consider coma patients as living. नो, कोमा पेशेंट्स आर नॉट लिविंग, वो नॉन लिविंग है। अभी हम 5 मिनट में वहीं पहुंच रहे हैं। अभी मैंने आपको ये बोलना था कि कोई डाउट? No sir. नो sir. डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर लो। ओके, सो कोमा पेशेंट अभी हम जस्ट 2 मिनट से पहुंचते हैं। मैं आपको ये चीज बता रहा था कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप आर्काइव के क्वेश्चंस करेंगे तो कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन फिर भी आपको बबलिंग तो किसी एक पे ही करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गलत है। तो करना क्या होता है, आपको बेटर आंसर चूज करना होता है, दोनों में से ज्यादा सही क्या है। इवन कई बार ऐसा भी होगा कि चारों ऑप्शंस गलत हैं, अब क्या करोगे? तो आपको नियर करेक्ट पे जाना होता है कि सबसे कम गलत कौन सा है, बिकॉज वी हैव टू आंसर। सीधा सा रूल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उनमें से एक सही है जिसको आपको करना ही करना है। अब वो ज्यादा सही है या वो सबसे कम गलत है, वो ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। और नीट में भी ऐसा होता ही है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सारे आंसर गलत है, फिर भी आपको नियर करेक्ट पे जाना होता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, जैसे एम्स का क्वेश्चन था कि कॉन्शियसनेस भी ऑप्शन में है और कॉन्शियसनेस विद प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी है। तो बेटर आंसर क्या होगा? कॉन्शियसनेस विद प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। जब आप एनसीईआरटी में बोल्ड वाली डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये सारी बातें क्लियरली समझाई गई हैं। तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही हो गया कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या होते हैं। तो वहां लिखा है कि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी डिस्कस किया। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, रेप्लिकेट करना मतलब डिवाइड करना, तो सेल डिवीजन होगा, वो भी हमने लिविंग की प्रॉपर्टी में लिखा था। इवॉल्विंग है, ये नया है, इवोल्यूशन भी आपको कंसिडर करना है। सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपनी एनर्जी को खुद ही रेगुलेट कर लेते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो करते हैं, ये है। इंटरैक्टिव है, इंटरैक्शन करने का मतलब है कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स करना, इंटरैक्टिव सिस्टम सेंस में। और लास्ट में लिखा है विद कॉन्शियसनेस एट द हेड, सबसे ऊपर यही आता है, ऑफ ऑल। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी सब लिखी हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर, इवॉल्विंग, इवोल्यूशन आप आगे कहीं चैप्टर पढ़ोगे, सेल्फ रेगुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रेगुलेशन, इंटरैक्टिव सिस्टम दैट इज कॉन्शियसनेस। तो पांचों चीजें आ गई, 1 2 3 4 5। इसमें से इवोल्यूशन आपने पढ़ा नहीं, बाकी 4 प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हैं। और इन सब में सबसे ऊपर क्या है? कॉन्शियसनेस विद एट द हेड ऑफ ऑल। अगर कॉन्शियसनेस है तो वो सोल प्रॉपर्टी है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा जाता है। हालांकि अगर हम एक्सेप्शंस हटा दें तो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर, मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, तो ये भी डिफाइनिंग बन जाएगा। और कॉन्शियसनेस तो बिना किसी एक्सेप्शन के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को मान लिया जाए। अब बात आती है कोमा पेशेंट वाली जो स्टेटस है, तो हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं। एक ग्रोथ है, एक अभी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, एक मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म विद सेल, और एक कॉन्शियसनेस पढ़ा है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी हैं तो ऑर्गेनिज्म का स्टेटस क्या होगा? इनका स्टेटस बन जाएगा लिविंग। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा। अगर ये सारी चीजें हैं बट कॉन्शियसनेस नहीं है, वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई, बाकी सब कुछ कॉमन है, केवल यहाँ रिप्लाई करने की एबिलिटी है और यहाँ नहीं है, तो जो स्टेटस है वो नॉन लिविंग कहलाता है। और ये कोमा के पेशेंट का स्टेटस है। पेशेंट इन कोमा।
सो कोमा के पेशेंट का स्टेटस क्या आएगा? नॉन लिविंग, बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू रिप्लाई। उसकी बॉडी ग्रो कर रही है। अगर 5 इयर्स की एज में एक्सीडेंट हुआ और 25 इयर्स के बाद आप देखोगे तो 20 सालों में बॉडी क्या लेंथ, मास, बॉडी पार्ट का ग्रो करना सब कुछ होगा। ग्रोथ इज नॉर्मल, मेटाबॉलिज्म इज नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल है, एक्सक्रीशन नॉर्मली हो रहा है, डाइजेशन नॉर्मली हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल है। इन द सेंस ह्यूमन में रिप्रोडक्शन बिहेवियर है एक्चुअली। तो वो रिप्लाई तो नहीं कर सकता, वो बिहेव तो नहीं कर सकता, बट जहां तक टेस्टिस या ओवरी के ग्रो करने या डेवलपमेंट करने की बात होगी, सेक्स हार्मोन के बनने की बात होगी, दो थिंग्स आर सेम। वो जो हेल्दी पर्सन लिविंग में होती हैं वो नॉन लिविंग में भी होंगी, बट वो रिप्लाई नहीं कर सकता। वो भूख लग रही है तो बता नहीं सकता, उसे पेन हो रहा है तो वो बता नहीं सकता, वो रिस्पॉन्सेस को शो नहीं कर सकता। जिस मोमेंट पे वो रिस्पॉन्सेस को शो करेगा उसका स्टेटस नॉन लिविंग से लिविंग कर दिया जाएगा, और जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो नॉन लिविंग से रिस्पॉन्स करना बंद किया लिविंग से, वो स्टेटस नॉन लिविंग आ जाएगा। अभी भी डेड नहीं पढ़ा हमने, है ना। ही इज नॉट डेड। कोमा का पेशेंट डेड नहीं होता, उसे हम ब्रेन डेड बोल देते हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि सेंसस का कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन से होगा और ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो हमने कोमा के पेशेंट को ब्रेन डेड बोल दिया। बट हार्ट बीट नॉर्मल है, PQRS जो आना चाहिए, है ना, ECG में वो नॉर्मल तरीके से आता रहेगा। तो होता ही है कि हम 3-3, 4-4 दिन तक, बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा सेलिब्रिटी को, कि वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं ICU में, डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर नहीं करते, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं, कई सालों तक पड़े रहते हैं क्योंकि वो कोमा में। अब डेड स्टेटस कब आएगा? डेड का मतलब होता है कि हार्ट बीट रुक जाए, डाइजेशन करना बंद हो जाए, किडनी अपना काम करना बंद कर दें, लिवर से फंक्शंस रुक जाएं, और ये सब क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगी, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो जब मेटाबॉलिज्म बंद होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी पार्ट्स में सेक्स ऑर्गन या हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे, उसके हिसाब से कोई चीज डिपॉजिट करने के लिए होगी ही नहीं जिसकी वजह से ग्रोथ हो। सेल को डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म से आती है, वो भी बंद हो जाएगा, बॉडी रिस्पॉन्स करना भी बंद कर देगा। बट इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं? इस तरीके से, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो स्टेटस क्या आता है? डेड। तो अगर कॉन्शियसनेस है तो लिविंग, कॉन्शियसनेस नहीं है विद ऑल द प्रॉपर्टीज, नॉन लिविंग। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो बाकी कुछ चीजें पॉसिबल ही नहीं है। सेंसेस को रिप्लाई करने के लिए, मान लीजिए आप टच ऑब्जेक्ट, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो जैसे आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्स आर्क, तो आप अपना हाथ पीछे खींचेंगे तो आपके न्यूरॉन्स तो फंक्शनली काम कर ही रहे हैं, न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए, एटीपी कहाँ से आएंगे? मेटाबॉलिज्म से आएंगे। हमें रिस्पॉन्स करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो हमारी मेटाबॉलिज्म ही प्रोवाइड करती है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को हमने डेड समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंस दी है कि अगर मेटाबॉलिज्म है एब्सेंस, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो स्टेटस डेड आता है। नॉन लिविंग और डेड बेसिकली दो अलग अलग चीजें हैं बायो के हिसाब से। अभी तक शायद आप नॉन लिविंग को ही डेड मानते हो, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। नॉन लिविंग अलग है, डेड अलग है। क्लियर? एक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्चुअली ग्रोथ कब होती है। अगर हमने ग्रोथ को पढ़ा था तो ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था कि मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड। अब डिपॉजिट होंगे कहाँ से? मटेरियल लाओगे कहाँ से? ऐसा तो नहीं होता कि हम बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट लें और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर दें और कह दें बोन का मास बढ़ गया। ये तो नहीं कर सकते कि आप बाहर से कोई सब्सटेंस लें और अपने टीथ के ऊपर लगा लें कि सर एनामल बन गया, हमारे टूथ का साइज बढ़ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कौन करेगा? सेल करेगी। सेल को ही मेटाबॉलिज्म में सब्सटेंस को डिपॉजिट करना होगा, और डिपॉजिशन तभी चीजों का होगा जब वो बनाएगी। बनता कैसे है? एनाबॉलिज्म से। टूटता कैसे है? कैटाबॉलिज्म से। पूछा ये गया था क्वेश्चन में, ग्रोथ अकर्स, और ऑप्शन दिए गए थे कि मेटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा हो, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से ज्यादा हो, या दोनों बराबर हो। तो ग्रोथ कब आती है? मैं आपको ये लाइन दे देता हूँ, ये आंसर याद रखिएगा। ग्रोथ अकर्स when anabolism exceeds catabolism. ये तो सिंपल सा है ना कि आप 4 चपातीज लेंगे और 2 चपाती के इक्विवेलेंट आपकी डेली रिक्वायरमेंट है,
देन ओनली 2 चपाती के इक्विवेलेंट मास आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा और आपका वेट बढ़ेगा। अगर आपकी 2 चपाती की जरूरत है और 2 ही खा रहे हैं तो बॉडी वेट कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। जरूरत 2 की है, मिल आपको 1 रही है, तो बॉडी का वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। मटेरियल बाहर से कहीं नहीं आएंगे, मटेरियल सेल बनाएगा। सेल को अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन चाहिए तो बनाना पड़ेगा ना, हम ग्लाइकोजन तो ना डायरेक्टली लेते हैं, हम तो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी का स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन तो हमारी बॉडी बनाएगी ना, सेल बनाएगी और फिर जहां चाहे वहां डिपॉजिट करेगी। ऐसे प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं वो सेल ही बनाती है, और बनाने मतलब मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें हैं, बनती भी है टूटती भी है। तो जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में कुछ बैलेंस बचेगा, और वो बैलेंस आपके वेट या मास को इंक्रीज करने में रोल प्ले करेगा। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे 4 ऑप्शन आप सोच लीजिए, एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स एनाबॉलिज्म तो गलत हो जाएगा, एनाबॉलिज्म इक्वल टू कैटाबॉलिज्म वो भी गलत हो जाएगा, ये आंसर सही है। तो पहली चीज ये कि कॉन्शियसनेस सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है जो डिफाइनिंग है। कॉन्शियसनेस के साथ अगर इवोल्यूशन दिया है तो वो बेटर आंसर होगा, लिख भी दिया, आप याद भी रखिएगा। तीसरी चीज की अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग बन सकती है, वो आपको याद रखना है। तो और ये नॉन लिविंग और डेड के जो स्टेटस है ये आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिल जाएंगे, ये आपको चीजें समझनी है। कुछ आ रहा है समझ में आप लोगों को? हेलो, यस आ गया सर, सब लोग? यस सर, आ गया समझ में। हाँ, समझ में आना चाहिए। अभी तो फर्स्ट क्लास है तो कोई इशू नहीं है, हम आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे। बस कुछ चीजें जो मेरा अपना ओपिनियन है, हर पर्सन की स्टडी करने का तरीका अलग होता है, बट मुझे जो सही लगता है वो ये कि डेली अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, कल के लिए बर्डन नहीं रखना। तो मैंने इतना ही पढ़ाया है, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़िए, पीछे की बॉटनी हटा दीजिए। आपको बॉटनी चाहिए ना नीट 2021 के लिए, मैं करा दूंगा, बस बात खत्म हो गई। आज मैंने आपको जितना पढ़ाया, इसलिए आपको जितने डाउट है वो सारे डाउट कलेक्ट करिए, उनको समझिए, सोचिए, नहीं होंगे मुझसे पूछिए। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर हम यस इसको देखते हैं। Good boy to all of you.